ये विद्यार्थियों ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा कर रहे थे हम कंजक्शन और कंजक्शन के अंतर्गत अपना बिंदु शुरू होता है बेटा, और वो बिंदु था कल हार्डी और स्केली। हार्डी और स्केली के अंतर्गत अपने फॉर्मूला चल रहे थे, नोट करो बेटा। फॉर्मूला जो था वो चल रहा था अपना नंबर फर्स्ट में देखो बेटा, अगर किसी वाक्य में आपको आ जाए हार्डी स्केली, हार्डी स्केली प्लस डूडल प्लस सब्जेक्ट। देखो बेटा हार्डी स्केली, हार्डी आ जाए, स्केली आ जाए, उसके बाद डूडल के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपकी B2 यानी वर्ब सेकंड आ जाए, B2 आ जाए, और B2 के बाद आपका व्हेन, और व्हेन के बाद बिफोर के बाद आपका सब्जेक्ट सेकंड यानी बिफोर के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाए दूसरा, प्लस B1 प्लस यानी सब्जेक्ट करता आ जाए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, और उसके बाद उसमें S या ES। ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया बेटा। दूसरा स्ट्रक्चर था आपका, नोट करते चलो, हार्डी के बाद स्केली, हार्डी आ जाए, हार्डी के बाद स्केली, स्केली के बाद डेड के बाद आपका सब्जेक्ट के बाद B1 आ जाए, B1 के बाद आपका व्हेन या बिफोर शब्द आ जाए, व्हेन या बिफोर के बाद आपका फिर सब्जेक्ट आ जाए, और सब्जेक्ट के बाद आपकी क्या आ जाए, B2 आ जाए, वर्ब सेकंड आ जाए, B2 आ जाए। ध्यान रखना इसको दर्शाने के लिए, यानी आपका हार्डी और स्केली का प्रयोग किया जाता है। एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। आप देखो नंबर तीसरा फॉर्मूला, यहां तक सेकंड तक तो कल हमने चर्चा कर दी थी। तीसरा देखो हार्डी के बाद है आपका स्केली, हार्डी स्केली के बाद आपका हेड के बाद आपका सब्जेक्ट, हार्डी स्केली हेड सब्जेक्ट प्लस B3, सब्जेक्ट के बाद B3 के बाद व्हेन या बिफोर के बाद आपका सब्जेक्ट विषय होगा, यानी सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब होगी। ये था आपका तीसरा स्ट्रक्चर। यानी तीनों स्ट्रक्चरों का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना, अक्सर कर तीनों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। देखो बेटा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने। अगर किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत आपका हार्डी और स्केली शब्द आ जाए, क्या आ जाए बेटा, हार्डी और स्केली शब्द आ जाए, तो उन्हें दर्शाने के लिए सबसे पहले हार्डी स्केली आएगा, उसके बाद डूडल। अगर मैं डूडल की बात करूं तो प्रेजेंट टेंस है, डूडल कौन सा है बेटा, प्रेजेंट है, और कर्ता हो गया, कर्ता के बाद आपकी B2 हो गई, B2 के बाद व्हेन बिफोर या सब्जेक्ट 3 आ गए आपकी, और उसके बाद B1 और उसके बाद आपका H या ES लगा हुआ आएगा। तीसरा है, दूसरा नियम कह रहा है कि हार्डी स्केली तो आएगा, लेकिन टेंस आपका बदल जाएगा, डेड लग गया तो पास्ट टेंस हो गया। क्लियर है, डेड से आप समझ जाएंगे कि पास्ट टेंस है। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद B1 है, व्हेन या बिफोर है, फिर सब्जेक्ट है, और उसके बाद क्या आपकी V2 है। तो स्थिति जो है आपकी वो कौन से टेंस की आ रही है, पास्ट टेंस की। कौन से टेंस की आ रही है, पास्ट टेंस की आ रही है। तो ये स्थिति जो है आप अपने दिमाग में रखना बेटाओ कि ये B1 वाला जो सेंटेंस होगा, B1 वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका कौन से होगा, प्रेजेंट में होगा, और जो ये B2 वाला होगा वो आपके पास्ट में होगा। अगला है हार्डी या स्केली। सब क्या है, हार्डी स्केली हेड। हेड आ गया तो हेड शब्द आपका पास्ट परफेक्ट हो गया,
यानी पास्ट का संकेत दे रहा है, सब्जेक्ट आएगा, हेड के बाद B3 हो गया आपका, और इसके बाद आपका वेन बिफोर सब्जेक्ट, और उसके बाद आपकी वर्ब आएगी। 3 स्ट्रक्चर थे, तीनों का विशेष ध्यान रखना बेटा। इसके अंतर्गत हार्ड एसक्यूएल में अक्सर जब पूछे जाते हैं, चर्चा करते हैं। अब हम अपने आइदर और नाइदर नॉट की बेटा। अगला कंजंक्शन नोट कर लो, आइदर और नाइदर नॉट। देखो अगला है अपना आइदर और यूज ऑफ, आइदर और या फिर नाइदर नॉट, नाइदर नॉट। तो ये बेटा आपके यूज ऑफ आइदर और या फिर यूज ऑफ नाइदर नॉट, थोड़ा सा अंतर है। आइदर और का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है या तो या, ध्यान रखना क्या होता है, या तो या, और उसका हिंदी अर्थ होता है नाइदर नॉट का ना तो ना, ना तो ना। क्या होता है बेटा, ना तो ना। आइदर और का होता है या तो या, और नाइदर नॉट का होता है ना तो ना। ध्यान रखना इसका हिंदी अर्थ है। प्रयोग में लिखो बेटाओ, लिखो इसके अंतर्गत ये दो बातों में से, ये दो बातों में से, ये दो बातों में से एक को स्वीकार, यह है दो बातों में से एक को स्वीकार करने या त्यागने, एक को स्वीकार करने या त्यागने, स्वीकार करने या त्यागने को दर्शाते हैं, स्वीकार करने या त्यागने को दर्शाते हैं। देखो बेटाओ, यानी ये जो शब्द है या तो या यानी आइदर और, ये कह रहा है कि इसका प्रयोग या तो या और नाइदर नॉर जो है ना तो ना, ये दो शब्द हो गए आपके सामने। ये जो दोनों हैं ये दो बातों में से, कितनी बातों में से, दो बातों में से, यानी दो बात होंगी उनमें से एक को स्वीकार करने, एक को क्या करने, स्वीकार करने या त्यागने। या तो आप क्या करो, एक्सेप्ट करो या फिर क्या करो, इसको रिवाइज यानी छोड़ो, बिल्कुल अलग करो, दूर करो, यानी दोनों को दर्शाने के लिए किया जाता है शब्द। यानी एग्जांपल देखो बेटाओ, नोट करो। नंबर फर्स्ट आइदर मोहन और हरि, आइदर मोहन और हरि हैज टेकन माय पेन, हैज टेकन माय पेन। आइदर मोहन और हरि हैज टेकन माय पेन। नंबर सेकंड एग्जांपल, नाइदर हरि नॉर मोहन इज प्रेजेंट टुडे। ये सेंटेंस हो गया आपके सामने, आइदर और नाइदर नॉर का एक वाक्य हो गया बेटाओ। देखो क्या कह रहा है, यानी फर्स्ट सेंटेंस है आइदर मोहन या तो मोहन और हरि या फिर हरि हैज टेकन माय पेन, किसको लेते हैं, मेरे पेन को लेते हैं। या तो मोहन ने मेरा पेन लिया या फिर किसने लिया बेटाओ, हरि ने। दोनों की पोजीशन अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई, यानी पोजीशन जो है 2 हो गई, यहाँ पे 2 पोजीशन हो गई, दोनों अलग अलग पोजीशन है बेटाओ। दूसरा है नाइदर हरि, ना तो हरि नॉर मोहन, ना ही मोहन इज प्रेजेंट, मुझे हाल उपस्थित है।
ना तो हरि आया है और ना ही मोहन आया, दोनों में से कोई नहीं आया, यानी ना तो हरि आया ना मोहन आया, तो दोनों की स्थिति अलग हो गई। तो बेटा देखो आइदर और या तो, यानी या तो मोहन और हरि, या तो मोहन और हरि हैज टेकन माय पेन, उन्होंने क्या ले सकते हैं, मेरे पेन को ले सकते हैं, या तो मोहन ले सकता है फिर हरि ले सकता है, एक को स्वीकार करना है। और इसमें जो हुआ नाइदर नॉर, नाइदर का मतलब ना तो हरि नॉर मोहन और ना ही मोहन, ना तो हरि और ना ही मोहन आज प्रेजेंट टुडे, आज उपस्थित नहीं है, ना तो हरि आया ना ही मोहन आया, इसमें मोहन और हरि में से कोई एक मेरे पेन को लिख सकता है। नोट डाल के लिखो बेटा नीचे, नोट में लिखो, नोट करो, उपरोक्त शब्दों में वर्ब दूसरे स्थान वाले नाउन और प्रोनाउन, दूसरे स्थान वाले नाउन और प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट जो और या नॉर के आगे होते हैं, जो सब्जेक्ट जो नॉर और के आगे होते हैं के अनुसार आती है, के अनुसार आती है, के अनुसार आती है। एग्जाम्पल देखो बेटाओ, आइदर शशि और हर सिस्टर्स आर प्रेजेंट, आइदर शशि और हर सिस्टर्स आर प्रेजेंट। देखो बेटाओ ये कह रहा है कि उपरोक्त जो नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, नीचे आपके क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, इनमें जो वर्ब आई है, यानी इनमें जो वर्ब आ रही है बेटाओ, तो शब्दों में जो वर्ब आ रही है वह दूसरे स्थान वाले नाउन या प्रोनाउन, वह दूसरे स्थान पर, मतलब यानी कर्ता के बाद, जैसे ये और है और शब्द के बाद ये फर्स्ट स्थान पर है और ये किस पे, सेकंड स्थान पर, यानी ये फर्स्ट पे सेकंड दूसरे स्थान वाले नाउन प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट जो और नॉर के आगे, जो और या नॉर के आगे होते हैं, किसके आगे होते हैं, और या नॉर के आगे होते हैं, के अनुसार आती है, और या नॉर के आगे होते हैं उनके अनुसार आती है। देखो बेटाओ आइदर शशि, या तो शशि और हर सिस्टर, अब बेटा शशि जो है यहाँ पे वो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर करता हो गई, यहाँ पे एक वचन करता है शशि, ठीक है। लेकिन इसके बाद दूसरा जो आया वो जो है, दूसरा जो है यहाँ पे शशि की क्या है, बहन, सिस्टर। भाई शशि की क्या हो गई है, बहन हो गई, क्या हो गई, बहन। अब जो देखो बहन एक वचन है, वो वचन ये प्लूरल में हो गई, क्योंकि क्या लग रहा है, एस लगा है, क्या लग रहा है, एस लगा है। जब एस आ रहा है तो अब जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, यानी इन इस कर्ता, सेकंड वाले कर्ता के अनुसार आएगी, ना कि फर्स्ट वाले कर्ता के अनुसार। ध्यान रखना यहाँ पे, अगर आइदर और वाला सेंटेंस आपको दिखाई दे जाए, अगर आइदर और वाला सेंटेंस जो है, वाक्य जो है आपको दिखाई दे जाए, तो आपको एक बात सोचने की यह है कि जब इसका प्रयोग जो किया जाएगा, इसका प्रयोग जो होगा वो आपको वर्ब का सेकंड वाले कर्ता के अनुसार
अनुसार करना होगा, ना कि फर्स्ट वाले कर्ता के अनुसार। ये कंप्लीट हो गया। बताओ अगला प्रयोग लगाओ, यूज ऑफ व्हाट। यूज ऑफ व्हाट अगला कंजक्शन है आपका यूज ऑफ व्हाट कंजक्शन सेकंड है अपना, नोट करो। यूज ऑफ व्हाट, व्हाट का प्रयोग। जैसे देखो बेटा अर्थ है, अर्थ से स्पष्ट हो रहा है व्हाट क्या, व्हाट क्या अक्सर कर प्रश्न पूछने के काम आता है, लेकिन कभी कभी किसी वाक्य के सहारे जुड़कर, किसी सेंटेंस में जुड़कर कंजक्शन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कंजक्शन का कार्य करता है, क्लॉज बन जाता है। यहाँ पे देखो इसका प्रयोग कहाँ होता है, देखो इसमें इसका प्रयोग वस्तुओं के लिए, इसका प्रयोग वस्तुओं के लिए, इसका प्रयोग वस्तुओं के लिए संबंधवाचक के रूप में, संबंधवाचक के रूप में, वस्तुओं के लिए संबंधवाचक के रूप में होता है, वस्तुओं के लिए संबंधवाचक के रूप में होता है। देखो बताओ यह जो होता है, आगे लिखो यह क्या या कौन सा का अर्थ प्रदान करता है, प्रदान करता है। यह क्या या कौन सा का अर्थ प्रदान करता है। नोट करो बेटा, देखो इसका व्हाट का जो प्रयोग होता है वो वस्तुओं के लिए, इसके लिए थिंग्स यानी वस्तुओं के लिए संबंधवाचक, संबंधवाचक का मतलब हो गया रिलेटिव। क्या हो गया? रिलेटिव। रिलेटिव के रूप में या रिलेटिव क्लॉज के रूप में किया जाता है या रिलेटिव के रूप में होता है। यह है क्या या कौन सा, यह है क्या या कौन से का अर्थ देता है, क्या या कौन सा का अर्थ प्रदान करता है। अक्सर का ध्यान रखना, आप दिमाग में भी ध्यान रखना कि जो व्हाट का प्रयोग जो होता है वह रिलेटिव क्लॉज को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? रिलेटिव क्लॉज को दर्शाने का कार्य करता है। देखो बताओ एग्जांपल नोट करो आप इसके अंतर्गत। He did not tell us. He did not tell us what. He did not tell us what our mistake was. यानी he did not tell us what our mistake was. दूसरा देखो बेटाओ एग्जांपल सेकंड नोट करो। दूसरा है I could not understand what I could not understand what he said. What he said. Number third, he preaches what he does. What he does. तीन एग्जाम्पल है आपके सामने। देखो बताओ तीनों एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहे हैं, विशेष ध्यान दो।
he did not tell us, he माने हुआ did not माने नहीं सकता था, tell us हमें बता हुआ हमें नहीं बता सकता था, what our mistake was की हमारी गलती क्या थी। यानी इसका संप्रयोग जो हुआ है इन दोनों वाक्यों में, यानी जब पार्ट का यहाँ पे प्रयोग हुआ है वो फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। लेकिन हिंदी अब क्या ले रहा है, क्या देखो he did not tell us, वह हमें नहीं बता सकता था, वह हमें नहीं बता सकता था what our mistake was की हमारी गलतियां क्या थी, वो हमारी गलतियां क्या थी वो हमें नहीं बता सकता। क्या अब अर्थ निकला ना, क्या क्या का अर्थ निकला, क्या या कौन सी गलतियां थी, क्या गलतियां थी वो नहीं बता सकता। लेकिन जब अब दोनों वाक्यों में जो प्रयोग हुआ है वो क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। बेटा क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। देखो विद्यार्थियों, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता था व्हाट ही सेड, कि उसने क्या कहा, वह क्या बोला, आ गया ना कि उसने क्या कहा मेरे से, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, नहीं समझा मैंने क्या कहा उसने मेरे से, मैं नहीं पहचान पाया क्या बोला उसने मुझसे। तो ऐसी स्थिति में क्या दर्शाया उसने, संबंध दर्शाया। लेकिन हिंदी अर्थ क्या दिया, हिंदी अर्थ क्या आया, he preaches, वह उपदेश देता है, what he does की वह क्या करता है, आ गया ना, वह उपदेश देता है, क्या करता है, उपदेश देता है, he does वह करता है, what माने क्या, वह उपदेश देता है और क्या करता है पता नहीं है। यानी दोनों का भाव जो निकल के आ रहा है वो एक ही आ रहा है कि दोनों सेंटेंसों में संबंध तो दर्शा रहा है, लेकिन जो हिंदी अर्थ आ रहा है बताओ विद्यार्थियों वो किसका आ रहा है, क्या या कौन सा। क्लियर हो गया, छोटा सा ये। अगला हेडिंग लगाओ, यूज ऑफ विच। यूज ऑफ विच का प्रयोग। देखो अगला प्रयोग है अपना, वह है यूज ऑफ विच। यूज ऑफ विच का प्रयोग लिखो बेटाओ। इसमें विच जो होता है निर्जीव वस्तु, जानवर, एक प्रोनाउन, पशु पक्षी आदि के लिए क्लॉज के अंतर्गत प्रयोग होता है। विच का प्रयोग मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, निर्जीव वस्तु, जानवर, पशु पक्षी, इट प्रोनाउन आदि के लिए यानी क्लॉज के अंतर्गत क्या होता है, प्रयोग होता है। लिखो बेटा इसमें इसका प्रयोग संबंधवाचक, इसका प्रयोग संबंधवाचक वस्तुओं के लिए, संबंधवाचक वस्तुओं के लिए, इसका प्रयोग संबंधवाचक वस्तुओं के लिए किया जाता है, किया जाता है। इसका प्रयोग संबंधवाचक वस्तुओं के लिए किया जाता है। कभी कभी इसके स्थान पर, इसके स्थान पर दैट का प्रयोग भी हो सकता है, दैट का भी प्रयोग हो सकता है। देखो बेटाओ ये कह रहा है इसका प्रयोग संबंधवाचक वस्तुओं के लिए किया जाता है, कभी कभी इसके स्थान पर दैट का भी प्रयोग हो सकता है। आगे लिखो इसका प्रयोग इट प्रोनाउन lifeless thing, animals,
वर्ड्स आदि के लिए होता है, आदि के लिए होता है। एक्सप्लेन करता हूं दोबारा से। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसका जो प्रयोग होता है वो संबंधवाचक, यानी क्या दर्शाने के लिए? संबंध दर्शाने के लिए, संबंधवाचक के प्रयोग होने के लिए किया जाता है। देखो, इसका प्रयोग संबंधवाचक वस्तुओं के लिए, किसके लिए? संबंधवाचक वस्तुओं के लिए किया जाता है। कभी कभी इसके स्थान पर दैट का भी प्रयोग होता है। ये जरूरी नहीं है कि एक जगह माना फिल इन द ब्लैंक्स बनने को दी गई है और कोष्टक के अंतर्गत आपको दोनों शब्द दिए गए, विच भी दिया गया और दैट भी दिया गया है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर वहां पे प्रयोग का हिंदी अर्थ जो होगा ये देखना, विच का करना। अगर विच नहीं है वहां पे तो दैट का प्रयोग हो सकता है। अटेम्प्ट ऑल, आपको एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि विच और दैट दोनों जो होते हैं समान रूप से अर्थ में प्रयोग होते हैं। अगर विच नहीं है तो दैट लग जाएगा, दैट नहीं है तो विच लग जाएगा। दोनों आपस में प्रयोग हो सकते हैं, दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? प्रयोग हो सकते हैं। ध्यान रखना इसका विशेष रूप से। और आगे कह रहा है इसका प्रयोग जो होता है बताओ वह है इट प्रोनाउन। जानते हैं इट प्रोनाउन? आप पढ़ा होगा आपने, आई वी यू दे सी इट। इट आ गया, सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन क्या है? ये प्रोनाउन है। अगला है लाइफलेस थिंग। लाइफलेस थिंग का मतलब है निर्जीव वस्तु। दो प्रकार की वस्तु होती है, एक लिविंग थिंग होती है, एक नॉन लिविंग थिंग होती है। लिविंग थिंग सजीव होती है और नॉन लिविंग थिंग निर्जीव होती है। लाइफलेस थिंग वही हो गया निर्जीव वस्तु जिसमें क्या नहीं है? जीवन नहीं है, प्राण नहीं, मरा हुआ। क्या है? एक मरा हुआ है, बिल्कुल मृत के समान है। वो क्या कहलाएगी? लाइफलेस थिंग कहलाएगी, निर्जीव वस्तु कहलाएगी। एनिमल्स, जानवर, एनिमल्स जानवरों के, और बर्ड्स हो गया आपके पक्षियों। ये शब्द दिखाई दे जाए तो इनके साथ अक्सर अगर बात आ जाए तो उन्हें जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम विच का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखो, बताओ, नोट करो। एग्जांपल कह रहा है अपने, आई वांट द पेन, I want the pen which you gave me yesterday. I want the pen, मैं एक पेन चाहता हूँ which you gave me yesterday, जो तुमने मुझे बीते हुए कल दिया। पेन है जो तुमने मुझे बीते हुए कल दिया था, उसे मैं क्या करना चाहता हूँ? आज खरीदना चाहता हूं या लेना चाहता हूं। देखो बेटाओ, यहां पे जो स्थिति आई है, स्थिति जो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, वो कॉम्प्रोमाइज, एक एग्जांपल और लिखो, दोनों को एक साथ समझाते हैं आपको। सी हैज फिनिश्ड हर लेसन, सी हैज फिनिश्ड हर लेसन which that began some time ago। हाँ जी, दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, दो वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं, दो वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं। दोनों की स्थिति इसके अंतर्गत जो है वो ये कह रही है हमसे कि इसका प्रयोग जो हुआ है वो कौन सी स्थिति में हुआ है? देखो, आई वांट द पेन जो है निर्जीव वस्तु हो गई। क्या हो गई बताओ? निर्जीव हो गई। और यूज किसका कर दिया? विच, यानी आई वांट द पेन, मैं उस पेन को चाहता हूं जो कि तुमने मुझे बीते हुए कल दिया था। मैं उस पेन को चाहता हूं जो तुमने मुझे बीते हुए कल दिया था। सी हैज फिनिश्ड द लेसन, वो अपने अध्याय को समाप्त कर चुका है, कर चुकी थी। विच दैट, जो कि बिगेन सम टाइम है, वो जो कुछ समय पहले प्रारंभ हुई थी। ध्यान रखना, यानी दोनों एग्जांपल जो है, दोनों एग्जांपलों के अंतर्गत ये स्थिति आ रही है कि वो निर्जीव वस्तु की स्थिति है, वो अपने अध्याय जो है व्यक्ति के वो क्या है? निर्जीव हैं, और दूसरा जो है पेन जो है वो क्या है? सजीव है। तो ध्यान रखना, इसका प्रयोग अक्सर का निर्जीव या सजीव वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।
आए बात भी दूंगा।